चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास हमने एंड किया था कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब हमारा एक लास्ट जो मेथड रह गया है वो है क्लोरो प्लैटिनेट। वो क्या है? वो आपका है क्लोरो प्लैटिनेट और प्लैटिनी क्लोराइड मेथड। और ये जो मेथड है ये ऑर्गेनिक बेसिस के लिए होता है। ये मेथड जो होता है वो किसके लिए होता है? वो ऑर्गेनिक बेसिस के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है थोड़ा हम समझते हैं। क्या होता है इसमें कि जो आपका ऑर्गेनिक बेसिस है, ऑर्गेनिक बेसिस फॉर्म सॉल्ट, organic bases form salt with hydrochloric acid and the chloride, जो क्लोराइड है HCl में, ये क्या करता है? ये दिस गिव्स डबल सॉल्ट, इट गिव्स डबल सॉल्ट विथ प्लैटिनम क्लोराइड, विथ प्लैटिनम क्लोराइड। यही इसका मेन थ्योरी है कि कैसे इसका हम रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक बेसिस है, जो हमारा ऑर्गेनिक बेसिस है वो क्या करता है? ये रिएक्ट करता है डाई बेसिक, क्योंकि हमें डबल सॉल्ट चाहिए। क्या चाहिए? डबल सॉल्ट, तो डाई बेसिक ही होगा। दिस रिएक्ट्स विथ डाई बेसिक क्लोरोप्लैटिनिक, डाई बेसिक क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2PtCl6 and form double salt, and form double salts, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लैटिनेट्स। इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लैटिनेट्स। ये जो सॉल्ट बना, दिस सॉल्ट लीव अ रेसिड्यू, दिस सॉल्ट लीव अ रेसिड्यू ऑफ मेटल प्लैटिनम। मेटल प्लैटिनम का रेसिड्यू होता है और ये कब बचेगा? ऑन हीटिंग। यही हमारा प्रोसेस है जो आपको केवल समझना है, इसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस किस में? इसका रिएक्शन, कि रिएक्शन में क्या होता है। तो क्या होगा? कोई भी आपने एक ऑर्गेनिक बेस ले लिया जिसको आपने रिएक्ट किया क्लोरोप्लैटिनिक एसिड H2PtCl6। जब ये रिएक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा? हमने क्या बोला था कि जो क्लोराइड्स होगा वो डाइमर बनाएगा, तो ये हो जाएगा B2 के साथ क्या बनेगा? B2H2PtCl6। और लास्ट में हम क्या लिखे हैं कि ये प्लैटिनम देगा ऑन हीटिंग में, यानी जब इसको हम हीट करेंगे। ये ट्रायंगल है, सिंबल किसका है? हीट का। जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लैटिनम। यही हमारा मेन रिएक्शन है। बस यहाँ B2 है, जिसको 2 लिख के हम बैलेंस कर दिए। यही हमारा मेन रिएक्शन है जो आपको समझना है, जो आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ते ही समझ जाना है कि हमारा रिएक्शन क्या कह रहा है। अब इसमें से हम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, वो हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर मानते हैं कि लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस,
आप मानिए कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस है उसको हमने ले लिया B। फिर हम एज्यूम करते हैं कि लेट मास और वेट ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट, मास और वेट ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट को हम मान लेते हैं क्या, W ग्राम। अब हम बात ये करते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्लैटिनम कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्लैटिनम कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय वेट 195। हम बात कर रहे हैं कि ये मास और वेट ऑफ प्लैटिनम, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं स्मॉल w ग्राम। अब हम इस रिएक्शन के थ्रू अगर बात करते हैं तो ये हमने एजम्पशन किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ B2H2PtCl6 निकालेंगे, बेटा क्या हो जाएगा। हमने माना था कि B का मास B है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2B प्लस H का मास 1, H का मास 1 है, 2H का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लैटिनम का मास 195 प्लस क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 6। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2B प्लस 410। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर्म हुए हैं। अब आपको पता है कि 1 इक्विवेलेंस ऑफ B2H2PtCl6 इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ प्लैटिनम, क्योंकि रिएक्शन दोनों एक ही है। जब रिएक्शन एक ही है तो दोनों का इक्विवेलेंस बराबर होता है एज फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शन। इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब हमने B2PCl6 का हमने जो वेट एज्यूम किया है वो कितना एज्यूम किया है, कैपिटल W ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ निकाला, कितना है 2B/410 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्लैटिनम। हमने प्लैटिनम का वेट कितना एज्यूम किया है, छोटू W, और इक्विवेलेंट वेट 195, तो यहाँ क्या हो जाएगा छोटू W/190। यहाँ से आप B का वैल्यू निकाल लोगे, मतलब मास B का निकल जाए, कितना हो जाएगा कैपिटल W बाई छोटू W इंटू 195/2 माइनस 205। ये हमारा निकल गया क्या, मास ऑफ B। लेकिन हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक बेस, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक बेस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इनटू, ये हम बात किसका कर रहे हैं बेटा, ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक बेस का, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा एन फैक्टर में एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट मास हमारा B आ गया इनटू एसिडिटी जो हमारा N आएगा। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। चलिए इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं 0.2475 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस
gave on combustion 0.495 gram of CO2 and 0.2025 gram of H2O. Calculate percentage of carbon and hydrogen in it. अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने। अब जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए, मैंने आगे आपको सब बताया था कैसे कैसे निकालते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखेंगे हम। हमें इसमें दिया है कि जो हमारा मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमारा मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये दिया हुआ है 0.2475 ग्राम। ये हमें दिया है क्या बेटा, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि CO2 कितना फॉर्म हुआ, तो यहाँ लिखा है कंबसन करने पर जो मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड है वो कितना है 0.495 ग्राम। यहाँ लिखा है ना 0.49। और कितने वाटर फॉर्म्ड हुए हैं, मास ऑफ H2O फॉर्म्ड कितने बने हैं 0.2025 ग्राम। बस अब आपको जो फार्मूला सिखाए थे हम एस्टिमेशन ऑफ कार्बन वो यूज़ कर लो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 इंटू मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन कितना है 0.495 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेकन कितना है 0.2475। हम निकाल रहे हैं परसेंटेज तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल फार्मूला जो आपको हम बताए थे यही फार्मूला है। ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो समथिंग आ जाएगा 54.54%। क्लियर। दूसरा हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फिर से वही, जिसका निकालना है उसका मास, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 का मास 2 होगा और हाइड्रोजन का मास तो नीचे किसका लेते हैं, मास ऑफ वाटर जो 18 होता है, इनटू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन कितना बना है, ये बना है 0.2025 बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना लिए हैं 0.2475। 0.2475 हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.09%। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 50 ml of nitrogen, gave 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin
and 715 mm pressure इन ड्यूमास मेथड। मैं आपको बताया था क्या होता है ड्यूमास जल्डाल। इन ड्यूमास मेथड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। और गिवन क्या है आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर at 300 Kelvin is 15 mm। ये हमें क्वेश्चन दिया है, आपको सॉल्व करना है। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मीनिंग है कि एक्वस टेंशन का मीनिंग ये होता है जो प्रेशर आपके वाटर के ऊपर होते हैं। चलिए हम बात करते हैं, पहले जो जो गिवन है उसको हम समझ के लिखते हैं। देखिए हमें बोला गया है कि 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो हम मास ऑफ सब्सटेंस या जो मास ऑफ ऑर्गेनिक ले रहे हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना लिया गया है 0.30 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है गिव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मिला, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड कितना दिया गया हमें 50 ml दिया गया है एट 300 केल्विन। और ये जो किया गया था रूम टेम्परेचर पर, तो उसका वैल्यू दिया गया है 300 केल्विन एंड 715 mm प्रेशर। और जो हमारा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना दिया गया है 715 mm ऑफ Hg। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गया पहले से। अब क्या बोल रहा है ये कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज 15 mm। यानी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन कितना है, ये हमें दिया गया है 15 mm, जो यहाँ दिया गया है। क्लियर है? तो अब देखिए वेपर प्रेशर हमें ये दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ये दिया गया है, तो एक्चुअल प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू। अब आपके मन में एक डाउट कि सर आपने एक्चुअल प्रेशर क्यों निकाला, है ना। अब देखिए बात ये है, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। उसने ऐसा नहीं बोला है कि जो आप नाइट्रोजन लोगे वो मॉइस्चर लोगे। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है तो हम ड्राई गैस लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 715 mmHg है एंड वेपर प्रेशर इज़ 15। तो यानी वाटर मतलब इस गैस में मॉइस्चर है। तो अगर हम एक्चुअल निकाले प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, एक्चुअल हम प्रेशर किसका निकाले ड्राई गैस का, तो ये कितना हो जाएगा 715 माइनस 15,
कितना आ जाएगा ये 700 mmHg। जब भी गैस के बारे में बात करें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या लेंगे हम, ड्राई गैस। अब हम बात करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 5 आपको 11th में पढ़ाए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ से इसको हम लिंक करते हैं। चलिए, पहला ये है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट में था वो क्या क्या वैल्यू था। उसमें जो हमारा एक्चुअल प्रेशर था वो दिया गया था 700 mm जो आ गया हमारा। जो हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आया था वो था 50 ml। जो हम टेम्परेचर T1 लिए थे वो था हमारा 300 केल्विन। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन था। हम बात करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है। तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा बेटा प्रेशर हो जाता है वो कितना होता है 760 mm। जो हमारा वॉल्यूम होगा ये तो आपको निकालना पड़ेगा, और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होता है 273 केल्विन। आपके मन में ये डाउट, सर जब क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है तो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा फॉर्मूला जब आपको हमने बताया था ड्यूमास का, तो देखो हमने यहाँ पर लिखवाया था आपको। अगर आप नोट्स रिवाइज किए होंगे तो आपको सब समझ में आएगी कि जो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, शायद वो वो शायद वो नेक्स्ट लेक्चर में है। एक मिनट रुक जाइए, वो नेक्स्ट लेक्चर जब हम फार्मूला लिखवाया था बेटा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमें वॉल्यूम ऑफ N2 चाहिए एट STP, इसीलिए हमने यहाँ पर STP का कंडीशन लिया है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्वेशन, तो मेरा क्या होता है जो हम पढ़े हैं चैप्टर 5 में 11th में, V1 P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब देखिए हमारा P1 आ गया 700, V1 आ गया 50 बाई T1 आ गया 300। यहाँ पर P2 है 760, हमें तो V2 निकालना है, और जो हमारा T2 है वो है 273। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा V2 कितना आ जाएगा 273 इंटू 700 इंटू 50 बाई 300 इंटू 760। पूरा सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41.9 ml। तो ये निकल गया V2। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा, क्वेश्चन निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आइए फॉर्मूला पर, क्या होता है आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 14 प्लस कितना 28 हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो कितना वॉल्यूम है इसमें 22400 इंटू फिर क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP कितना आया है 41.9 ml बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना लिए थे 0.3 इंटू 100। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17.46%। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके JEE 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। फार्मूला आपको हम फिर से लिखते हैं रिकॉल कराने के लिए बेटा। परसेंटेज ऑफ N का फार्मूला होता है 28 बाई 22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। यही फॉर्मूला है, इसीलिए हमें STP का कंडीशन यहाँ पर निकालना पड़ गया है। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है
0.50 ग्राम 0.50 ग्राम of an organic compound was treated according to Geldal method, full stop. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 molarity H2SO4, full stop. The residual acid requires 60 ml of M/2 NaOH solution. Find percentage of nitrogen in the compound. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने बेटा आपको क्या सिखाया था कि अगर ड्यूमास हो तो उसमें N2 गैस आता है, तो आप समझ जाना कि वो ड्यूमास है, और जहाँ एमोनिया गैस है वो जेल्डाल है। ड्यूमास में क्या आता है? N2 गैस। जेल्डाल में क्या आता है? एमोनिया। फार्मूला NH3। चलिए हम बात करते हैं। हम सॉल्व कर सॉल्यूशन कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हम कैसे निकालते हैं? तो ये क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आप इसको लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या नॉर्मेलिटी को आप क्या लिखते हो? इसको आप लिखते हो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एमोनिया गैस वाज एब्जॉर्ब्ड इन इतना मोलैरिटी, ये दिया है। तो मैं अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो H2SO4 दिया है। क्या दिया है? H2SO4। इसमें से 2H निकलेगा, यानी इसका n फैक्टर 2 हो गया, इनटू मोलैरिटी दिया है 0.5, तो हम 0.5, और हमें वॉल्यूम दिया है 50, तो हम लिख दिए 50। अब ये ml है तो ml छोड़ देना, ये ना कि इसको कन्वर्ट कर देना लीटर में, तो गलत। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम मिली इक्विवेलेंट यहाँ टर्म्स यूज कर चुके हैं। पूरा सॉल्व करो, कितना आएगा? 50। अब हम बात कर रहे हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होगा? यूज करो फॉर्मूला। आप नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें ये दिया गया है NaOH से OH एक निकलेगा, यानी इसका n फैक्टर 1 हो गया। इसका दिया है मोलैरिटी 1/2, M/2 मीन्स 1/2। वॉल्यूम दिया है 60। पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये 30 आ गया। क्लियर? तो ये हमारा पहला। अब पूछ रहा है क्या? ये पहला इंफॉर्मेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपको पता है कि एसिड और बेस वर्ल्ड का सबसे फास्ट रिएक्शन है। जहां एसिड वहां बेस दोनों करेगा रिएक्शन, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। तो यहाँ पर एसिड और बेस तो दोनों रिएक्शन करेगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि रिएक्शन करने के बाद एसिड बच रहा है एक्सेस में कि बेस बच रहा है। मतलब हमें ये चेक करना है कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेस है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एसिड आ गया 50
और बेस आ गया 30, डेफिनेटली हमारा एसिड एक्सेस में है और बेस लिमिटिंग में है। क्लियर? तो हमें अब ये निकालना है कितना हमारा एसिड एक्सेस में है। तो हम क्या लिखेंगे इधर कि एक्सेस ऑफ एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NH3। क्योंकि देखो एमोनिया भी बेस है, क्यों? क्योंकि एमोनिया के पास N के पास लोन पे है, तो ये भी बेस है, यानी जो एसिड बचा होगा वो तो बेस से रिएक्ट करेगा। अब कितना एसिड है जो NH3 से रिएक्ट करेगा, उतना ही रिएक्ट करेगा जो बचा है, यानी ऑलरेडी आपके पास 50 था और 30 ने बेस को यूज़ कर लिया, तो आपके पास 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बच गया, जो किससे बेटा रिएक्ट करेगा? एमोनिया NH3 से। अब हमें निकालना है बेटा क्या? परसेंटेज ऑफ N2। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NH3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लगा जो NH3 को किया न्यूट्रलाइज, 20 लगा, बाय कितना मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिए हो, 0.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 56%। कितना आ जाएगा ये? 56%। चलिए एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जीरो 0.4 ग्राम ऑफ एन 0.4 ग्राम of an organic compound was treated according to जेल्डाल। जेल्डाल का नाम सुनते NH3 आना चाहिए, ड्यूमास के सुनते N2 आना चाहिए। was treated according to जेल्डाल method, the ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 molarity H3PO3. The residual acid requires 30 ml of 0.5 molarity calcium hydroxide. Find the percentage of nitrogen in the compound। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो अब इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि H3PO3 का N फैक्टर कितना होगा। अब भैया जो झटके में लिख देंगे 3 वो तो गलत हो जाएगा, इसका N फैक्टर 2 होता है। आपको हम चैप्टर 1 में सिखाए थे कैसे होता है, P डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H,
तो O से जुड़ा हुआ H एसिडिक H है, तो केवल यहाँ N फैक्टर 2 होगा, बाई मिस्टेक 3 मत लिख देना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बोले कि नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO3 कितना हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो N फैक्टर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, और कितना हमें दिया गया है मोलैरिटी, 0.5। तो 2 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करें कितना आ गया, 1 नॉर्मेलिटी। अब फिर से एसिड और बेस है, हम निकालेंगे क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3, क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितना है, 1 है, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 50। कितना आ जाएगा ये, 50। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये किससे किया रिएक्शन, CaOH से होल 2। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOH का होल 2 कितना हो जाएगा इसका, आप नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी लिखो, या आप N फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिखो। CaOH का होल 2 N फैक्टर 2 है, कितना दिया गया इसका मोलैरिटी, इसका 0.5 दिया गया मोलैरिटी ये, और वॉल्यूम दिया गया 30 ml। तो 0.5 इंटू 30 कितना आएगा सॉल्व करने पर, ये आ गया 30। अब जो एक्सेस ऑफ एसिड बचा है वही NH3 से रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या लिखना है कि एक्सेस ऑफ एसिड लेफ्ट विच इज यूज्ड टू रिएक्ट, और एसिड बेस रिएक्शन को आप रिएक्ट भी लिखो या न्यूट्रलाइज भी लिखो, बात बराबर है, विच इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NH3, कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 बराबर 10 प्लस 10 20 बच गया। हमें निकालना है क्या बेटा, परसेंटेज ऑफ N2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड टू न्यूट्रलाइज NH3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड टेकन, कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 20 बाई, कितना हमने कंपाउंड का वेट लिया है बेटा, 0.4 ग्राम, डिवाइडेड बाई 0.4, सॉल्व करूँ कितना आ गया आपका, 70%। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन की एक बात करते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि 0.002 ग्राम ऑफ एन organic compound was treated according to Geldal method, was treated according to Geldal method। 0.2 into 10 raised to power minus 4 mole of H2SO4 was required to neutralize NH3। Calculate परसेंटेज ऑफ N2। क्लियर है। चलो अब इसमें ज़्यादा हमें माथा नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है कि 0.24 वाज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज NH3। चलो
हम बात करते हैं पहले कि व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो हमें NH3 को न्यूट्रलाइज करेगा। तो H2SO4 क्या होगा, N इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही होगा। H2SO4 में N कितना आ जाएगा 2, मोलैरिटी हमें निकालना है, कितना दिया है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर हम बात करें मोलैरिटी का तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मोलैरिटी हमारा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁻1। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा मोल्स दिया हुआ है ये हो जाएगा पर वॉल्यूम, हमें निकालना है मिली इक्विवेलेंट में, तो इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो जो हमारा था लीटर वो कन्वर्ट हो गया किस में, ml में कन्वर्ट हो गया। तो और हमारा जो वॉल्यूम है वो तो 1 ml है, तो ये वॉल्यूम, तो यही जो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। सॉल्व करें कितना आएगा 0.04। अब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो कि परसेंटेज ऑफ N2 कितना आ जाएगा 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट जो यूज़ होगा कितना होगा 0.04 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.002। सॉल्व करने में कितना आ गया ये 28%। एक बार यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखो बेटा हमें यहाँ पर मोल का वैल्यू दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि हमारा जो मोल होता है वो होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी हमें ऑलरेडी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का वैल्यू मोल में दिया गया है। लेकिन ये जो दिया है, अगर मोलैरिटी की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं मिली इक्विवेलेंट, तो हमको जो मोल दिया है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 क्यूब से, तब जाके हमारा वॉल्यूम किस में कन्वर्ट होगा ml में। तो यही मेरा आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1 जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। चलिए अब हम कुछ आते हैं हैलोजन्स के बारे में, कुछ सल्फर के बारे में। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या लिखा है 0.15 ग्राम ऑफ एन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, जिसको हम क्या बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड बाय द केरियस मेथड CARIUS बाय द केरियस मेथड। हमें क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, ये हमें निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का। हम यहाँ से फॉर्मूला पढ़े हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ ब्रोमीन, तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा 80 प्लस मास ऑफ AgBr कितना होता है 188 इंटू मास ऑफ AgBr ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन कितना है 0.12 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना होगा 0.15 इंटू 100, कितना आएगा सॉल्व करने पर, ये आ जाएगा 34%। सिंपल है, अगर फॉर्मूला याद रहेगा सिंपल हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि 0.25
95 ग्राम of an organic compound when treated by Carius method gave 0.35 ग्राम ऑफ BaSO4। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, हमें ये निकालना है। ये भी बहुत सिंपल है, अगर आपको फार्मूला पता है इमीडिएट बन जाएगा। क्या फार्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 बाय मास ऑफ BaSO4 कितना होता है 233 इंटू मास ऑफ BaSO4 ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन कितना निकला है 0.35 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना लिए हो 0.2595 परसेंट है तो इंटू 100। जब सॉल्व करोगे समथिंग आएगा 18.52%। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं 0.12 ग्राम of an 0.12 gram of an organic compound containing phosphorus gave 0.22 gram of Mg2P2O7 by the usual analysis हमें क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितना होगा, हमें ये निकालना है। सिंपल फार्मूला हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या लिखेंगे वेट ऑफ P2 कितना होगा 62 बाई वेट ऑफ Mg2P2O7 कितना होगा। अगर आप पूरा निकालोगे मैग्नीशियम 24 फास्फोरस ये सब निकालोगे तो कितना आएगा 222 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन कितना 0.22 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना 0.12 इंटू 100। पूरा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा ये 51.20%।